तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के जो मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल्स हैं जो बच्चों से सॉल्व नहीं होते हैं बेटा उनको मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग पहले एक बात समझ लेते हैं। हमारे पास स्टोइचियोमेट्री केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में दो प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। पहली वो प्रॉब्लम जहां पर लिमिटिंग रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। आपको जो पदार्थ रिएक्ट कर रहे हैं, मान लो ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं देखना होता है, क्योंकि वहां पर हमेशा ध्यान रखना एक पदार्थ एक्सेस अमाउंट में होगा। मान लो ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं, उसने कहा भाई मैंने बी का एक्सेस ले लिया है, बी का ज़्यादा अमाउंट ले लिया है, अब बताओ इतने ए से कितना डी बनेगा। तो भाई साहब उस केस में जहां पर एक सब्सटेंस एक्सेस अमाउंट में ले लेगा वहां पर आपको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं चाहिए होगा। मगर भाई साहब अगर उसने ए और बी की रिएक्शन कराई है और कहा है ए के इतने मोल बी के इतने मोल ले लिए, अब बताओ डी कितना बनेगा, तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो डी बनेगा वो ए के जरिए से बनेगा या भाई साहब बी के जरिए से बनेगा। कोई एक ऐसा होगा जो डी को बनाएगा, दूसरा नहीं बना पाएगा। तो वहाँ हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। जब पहले हम समझते हैं स्टोइचियोमेट्री क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रिएक्शन लिखी 2a + b से मैंने लिखा बच्चा 3c + 4d। साहब ये जो स्टोइचियोमेट्री वर्ड है, ये जो आगे कोफिशिएंट लगे हैं, यहाँ कुछ नहीं लगा है तो 1 लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टोइचियोमेट्री, यहाँ का स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट 2 है, यहाँ का 1 है, यहाँ का 3 है और यहाँ का 4 है। वो क्वेश्चन कैसे देता है, कहेगा कि भाई बताओ ए का अमाउंट इतना है और बी एक्सेस में है। मैं पहले लेक्चर की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक सब्सटेंस एक पदार्थ एक्सेस में होगा तो यहाँ पर एक को वो एक्सेस कर देगा, ठीक है ना। फिर कहेगा बताओ मैंने ए का इतना अमाउंट लिया है तो बता दो सी और डी में से किसी एक का पूछ देगा, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें हम क्या करेंगे, मोल ऑफ ए डिवाइड बाई इसका स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट बराबर क्या, मोल ऑफ बी डिवाइड ऑफ इसमें 1 है ना। इसका जो भी स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट ये सब आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। मोल ऑफ सी डिवाइड बाई 3, इसी तरह से मोल ऑफ डी डिवाइड बाई 4। बात समझ में आ रही है। मतलब कुल मिला के इस इक्वेशन को बिल्कुल दिमाग में रखिए। मैं कह रहा हूँ फिक्स नहीं है, अगर यहाँ मैं 4 करता तो यहाँ 4 का डिवाइड कर देता। अब अगर आपको मोल का फॉर्मूला नहीं पता है तो पूरे स्टोइचियोमेट्रिक न्यूमेरिकल में आपको जो मोल के केवल 2 ही फॉर्मूले मोस्टली देखने को मिलेंगे। एक मोल का फॉर्मूला आपको पता होता है बच्चा जिसको हम बोलते हैं मास, अपॉन में होता है बच्चा मोलर मास। या तो ये आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, इस मोल के बदले मास ऑफ ए अपॉन ए का मोलर मास, इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। दूसरा होता है मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अगर कोई इसमें से गैस बन रही है तो यहाँ पर उस गैस का वॉल्यूम और 22.4 लीटर। मगर ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे ये केवल तब इस्तेमाल होता है जब एसटीपी की कंडीशन दी हो, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। इसके अलावा किसी भी कंडीशन पर नहीं होगा भाई। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और इतने ही कॉन्सेप्ट से मैं आज आपको 3 न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा और 2 न्यूमेरिकल आपको करने के लिए दूंगा। और अभी लिमिटिंग रिएजेंट कब तक इस्तेमाल नहीं होता, बच्चा जाता है सीधे लिमिटिंग ढूंढता नहीं। अगर कोई एक पदार्थ मान लो उसने बी दिया और कहा ए एक्सेस में है, जब उसने एक्सेस में बोल दिया है मतलब जितना चाहे खर्च करो, जो भी बनना है वो बी से बनना है। अगर बी एक्सेस में है तो जो भी बनना है वो ए से बनना है, ठीक है। सिंपल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, मोल ऑफ ए मतलब जो पहला रिएक्टेंट मान लो ऐसा लिखा होता x + 2y से मेरा बनता 3z। इसके लिए मेरे पास क्या कोफिशिएंट 1, यहाँ 2, यहाँ यानी कि मोल ऑफ x और मोल में इस दोनों फॉर्मूलों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अपॉन में 1 हो जाएगा, मोल ऑफ y अपॉन में 2 और मोल ऑफ z अपॉन में आपका 3। अब मान लो मेरे को x की जानकारी है, और z निकालना है तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा। अगर मेरे को y की जानकारी है और z निकालना है तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा। फिर से बता दूं, मोल का एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा मास अपॉन मोलर मास और दूसरा इस्तेमाल होगा वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। हाँ
अगर वॉल्यूम उसने ml में दे दिया है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या फिर इस लीटर को आप ml में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब लगाइएगा। और एक बात और ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला केवल कहाँ लगेगा, STP पर। अब मैं केवल इतने से बेसिक को ही लेकर के आपके 3 न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, 2 आपको करने के लिए दूंगा, और इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन अगर लगाओगे भाई साहब आपका हो जाएगा। हाँ, नीट और जेई लेवल में अगर जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, नीट में तो कुछ भी नहीं आएगा, जेई में लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। ठीक है, पहले तो इतना पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो मैंने 2 न्यूमेरिकल्स भाई साहब लिख दिए। पहला जो है वो जेई मेंस 2025 में पूछा गया है, और दूसरा जो है जेई मेंस 2024 में पूछा गया। बताइए, अगर आप जेई मेंस के न्यूमेरिकल लगा सकते हो तो फिर सब कुछ लगा लेंगे, सीधी सी बात है। चलो भाई पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। लिखा है मास ऑफ मैग्नीशियम, कह रहा है कितना मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एट STP लिखा है। अगर STP लिखा है मतलब मोल के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। आगे बढ़ते हैं। HCl जो है वो एक्सेस में है, मतलब Mg की रिएक्शन HCl से करानी है। पहली बात तो Mg की रिएक्शन HCl से करानी है और HCl एक्सेस में है, और रिएक्शन आप जानते हैं Mg की वैलेंसी 2 होती है। तो पहले हमको इक्वेशन बनानी है, तो Mg + 2HCl से मेरे पास बन जाएगा MgCl2 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, उसने पूछा है कि कितना मैग्नीशियम का मास लगेगा। ठीक है, कितना मैग्नीशियम का मास लगेगा, मतलब एक तो ये उठाना है मेरे को, टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ हाइड्रोजन। भाई इसके 220 ml यानी कि अगर मैं लीटर में बदल लूँ ना तो 0.22 लीटर आ जाएगा, है ना। इसमें 1000 का डिवाइड कर दूंगा। कह रहा है इतने मैग्नीशियम, कह रहा है कितना मैग्नीशियम मेरे को चाहिए। अगर STP पर जरा देखो बेटा, STP पर दे रखा है, देखो कितनी अच्छी बात है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम उसने HCl एक्सेस में ले लिया है, मतलब जितना चाहे खर्च करो कोई मतलब नहीं। अब बताइए, हमें हाइड्रोजन के बारे में सब कुछ पता है, जानकारी है, और मैग्नीशियम के बारे में निकालना है। हाँ, मगर पढ़ लो बेटा, क्या निकालना है, मास निकालना है। अगर यहाँ मोल निकालना होता तो और आसान हो जाता है। चलो भाई हम लोग इसका स्टोइचियोमेट्रिक बताओ। यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी बच्चा 1 है, मतलब सीधा फॉर्मूला बना मोल ऑफ मैग्नीशियम डिवाइड बाई 1। ये बात समझ में आई, इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी डिवाइड बाई 1। मगर हाइड्रोजन के बारे में मास और मोलर मास हमें नहीं दे रखा है ना, उसका वॉल्यूम दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला हम बदल लेते हैं, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है मैंने अभी लगा दी है, 0.22 अपॉन 22.4 लीटर। ठीक, अगर मेरे से मैग्नीशियम के मोल पूछ रहा होता भाई इसको सॉल्व कर लेता, आंसर यही खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मन होता है एक का मल्टीप्लाई कर लेते, शायद बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है एक के मल्टीप्लाई से, है ना। नहीं, मगर हमको मास पूछ रहा है तो इस मोल का फॉर्मूला ओपन करिए। मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास, इसका मोलर मास 24 होता है, 12 mg 24 है ना, इजिकल टू में 0.22 अपॉन 22.4 लीटर। कुछ नहीं करना है, इस 24 को जाके इधर लगेगा घुसड़ दो और मास को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा भाग करना मेरा काम नहीं, वो आपका काम, वो आप करिए। ठीक है ना, कितने आसानी से हो गया। इसकी डिटेल दी थी, इसको निकालना था, वो कहीं मोल निकालना होता भाई तो सीधा यही आंसर हो जाता। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड। ठीक है, कह रहा मेथेन के कितने मोल चाहिए हमें, मतलब एक इंफॉर्मेशन दे रहा है मेथेन के बारे में, बताओ क्या है। ठीक है, टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, आफ्टर कंप्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन का मतलब समझ रहे हो, मेथेन को पूर्णतया जला दो, ऑक्सीजन चाहे जितनी भी लगे, मेथेन को पूर्णतया जला दो, ऑक्सीजन भर भर के ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब ये एक्सेस में, ऑक्सीजन एक्सेस में हो गई। फिलहाल मेथेन का जब आप कंबसन कराएंगे वो आप बैलेंस कर ही लेंगे, CH4 + 2O2 से बन जाएगा मेरे पास CO2, और चूंकि 4 H हैं तो 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब पहले बताओ जानकारी किसकी निकालनी है, हमें पूछ रहा, हाँ मोल्स ऑफ मीथेन ही निकालना है। वेरी गुड, सीधे निकलेगा। एक तो ये चाहिए और दूसरा प्रोड्यूस इतने ग्राम ऑफ CO2 की बात कर रहा है, वो भी ग्राम में दे रखा है, तो हमें सिंपल मोल का फॉर्मूला लगाना है। एक तो इसको पकड़ लो, एक इसको पकड़ लो, बेटा दोनों का स्टोइचियोमेट्री कितना है 1 और आसान हो गया। तो मोल ऑफ मेथेन अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 अपॉन 1। बताओ सही है, इतनी बात क्लियर है। अब बताइए
आपको मोल ऑफ मीथेन तो निकालना ही है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। कितना मास दे रखा है 11 बटे में इसका मोलर मास कितना होता है CO2 का 44, यानी 1/4 आंसर आ गया। चाहे तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 0.25 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इतने मोल मीथेन चाहिए तब जाके 11 ग्राम बनेगा। इतना बनाइए फटाफट वीडियो पॉज करके। अब भाई साहब ये तीसरा और आखिरी क्वेश्चन मैं स्टोइचियोमेट्री का बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। ये भी जेईई मेंस में पूछा गया था, सन लिखना भूल गया हूँ, और ये जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था, ठीक है। पढ़ लेते हैं। लिखा है 1 ग्राम ऑफ M2CO3। मेरे को M नहीं पता, मगर हाँ जो भी M है उसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि कार्बोनेट के साथ यहाँ 2 लगा हुआ है। 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट का लिया गया ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ HCl। मैंने कई बार कहा कि विदाउट स्टोइचियोमेट्री में एक रिएजेंट एक्सेस में होगा। अब इससे क्या हुआ, इतने मोल ऑफ CO2 पैदा हो गया, मतलब इतने मोल ऑफ CO2 मतलब ये पैदा हुआ। इसके बारे में हमको पता है, निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ दिस। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। तो M2CO3 अगर किसी भी मेटल कार्बोनेट को, देखो कम से कम 2 HCl यहाँ लगेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि M की वैलेंसी यहाँ 1 है, तो ये बनेगा 2 MCl बन जाएगा, ठीक है। या फिर MCl2 बना, 2 हाँ 2 है ना, 2 MCl बन गया। प्लस यहाँ पर CO2 गैस निकलेगी, CO2 का एक ही निकलेगा, प्लस यहाँ पर वाटर बनेगा। अब देखिए आपको जानकारी किसकी किसकी चाहिए और किसकी पता है। देखो आपको CO2 को पता है तो इसमें डब्बा बना लो, है ना, और आपको इसका मोलर मास निकालना है। यानी कि देखो 2 ही लोगों के बारे में पूछेगा, एक तो पूछेगा और एक की जानकारी देगा। कुल मिला के क्या है, इसका स्टोइचियोमेट्री कितना है 1 है, इसका भी मेरे पास 1 है, तो और आसान हो गया। यानी मोल ऑफ M2CO3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 भी डिवाइड बाई 1। अच्छा मेरे को सीधे मोलर मास निकालना है, तो पहले तो भैया मोल का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए, क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो पहले तो मैं इसके मोल निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ बेटा, इसके मोल, तो है ना, मोल निकल आएगा तो मेरे पास मोलर मास भी आ जाएगा। अच्छा CO2 के मोल मेरे को कितने पता है, 0.01, तो मोल अपॉन M2CO3 अपॉन डिवाइड बाई 1, तो 0.01। देखो मेरे को मेटल कार्बोनेट के मोल पता लग गया। क्या पता लग गया, मोल पता लग गया, ठीक है। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में क्या होता है, मोलर मास। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। इतना बनाइए फटाफट जल्दी से पहले। अब देखिए यहाँ पर मास आपको कितना दिया है, देखिए मास आपको दिया है 1 ग्राम, और मोलर मास, ठीक है, मोलर मास मैंने कैपिटल M मान लिया, जो मेरे को निकालना है। कुछ नहीं करा, ये मोल लिखा है, मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, ये मेरे को कैलकुलेट करना है, और पूरी वैल्यू 0.01 के इक्वल है। तो M इधर ले जाऊंगा, ये यहाँ मास कितना है मेरे पास, 1 ग्राम मास है, अपॉन डिवाइड बाई 0.01 इज इक्वल टू मोलर मास। ये हटा दोगे तो आंसर मेरे पास 100 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है, केवल एक अंतर है, वहाँ CO2 के उसने मोल दे दिए थे, अब की बार CO2 का मास दे दिया है। कोई बात नहीं, अगर आपको मास दे दिया गया तो सोचिएगा कि मोल के फॉर्मूले में क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास गिवन है, CO2 का मोलर मास आपको पता होता है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे ट्राई करेंगे तो उम्मीद है इस छोटे से लेक्चर में आपको स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया होगा विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।